तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स का मुताला करेंगे जिनके दरमियान सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है और उसके शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं केमिकल बॉन्डिंग और इसके अलावा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करूंगा ताकि आपको जो पुरानी बातें हैं वो याद आ जाएं, ठीक है, कि बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो आपने इसको क्लास 9 में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आप इसको अगर रिव्यू करना चाहते हैं केमिकल बॉन्डिंग को तो आप क्लास 9 की प्लेलिस्ट में भी जाकर इसको आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की तमाम वीडियोज़ मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस करूंगा और किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनता है और केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, एटम कंबाइंड क्यों होते हैं और एटम कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं जब दो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसकी वजह क्या होती है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से कंबाइंड होते हैं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से कंबाइंड होते हैं, उनके दरमियान एक केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, केमिकल बॉन्डिंग असल में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग असल में क्या है बेटा, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है उनके दरमियान बॉन्ड मौजूद है, अगर उस अट्रैक्टिव फोर्स को आप क्या कर दें बेटा, तोड़ दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको आप ओवरकम कर लें तो क्या है बेटा, बॉन्डिंग क्या है वो टूट जाएगी और मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड क्या है बेटा, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम और आइंस टुगेदर, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ही है जो किसी एटम को या आयन को आपस में जोड़े रखती है और उसको क्या बनाती है बेटा, कंपाउंड या मॉलिक्यूल में तब्दील करती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ही है जो किसी दो या दो से ज़्यादा एटम या आयंस को आपस में जोड़े रखती है और उसे कंपाउंड में तब्दील करती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स ही केमिकल बॉन्ड आपके पास मौजूद है। तो अब जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइंड क्यों होते हैं, एटम्स जो है वो आपस में कंबाइंड क्यों होते हैं। एटम आपस में कंबाइंड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके आखिरी शेल को कहते हैं बेटा वैलेंस शेल। क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसका मतलब है बेटा वो स्टेबल नहीं होते, उसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं होते। तो हमें कैसे पता चला कि उनके वो स्टेबल नहीं है, हमें कैसे पता चला कि वो स्टेबल नहीं है। तो आज ज़रा देखिए, कभी आपने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा होगा, ग्रुप 8A या ग्रुप 18 जिसमें मौजूद होता है पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे हीलियम मौजूद होगा और उसके बाद मौजूद होगा बेटा नियॉन, नियॉन के बाद मौजूद होगा आर्गन, ठीक है, आर्गन के बाद मौजूद होगा बेटा क्रिप्टॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होगा 2 और नियॉन का 10, आर्गन का 18 और आई थिंक क्रिप्टॉन का आपके पास होगा 36, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। नियॉन का टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल में नियॉन के आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आर्गॉन मौजूद है, इसके टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे और आखिरी वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आर्गॉन के भी आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से चौथा क्रिप्टॉन है इसी ग्रुप में, किसमें बेटा, ग्रुप 8A में, ग्रुप 8A में या 18 में। तो इसमें पहले शेल में आपके पास टोटल आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, ठीक है। तो अभी 36 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं, आप इसको गिन लीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं गिन रहा। और ये चौथे शेल में इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। तो आप देख सकते हैं इसको ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नोबल गैस, ठीक है। और इसके आखिरी शेल में आप देख सकते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, सिवाय हीलियम के, क्योंकि हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन है कम, ठीक है, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इस वजह से इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स मौजूद है ये क्या है बेटा, स्टेबल है। क्या है बेटा, स्टेबल है। इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर किसी एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मतलब वो क्या है बेटा, स्टेबल है, ठीक है। या अगर 2 भी मौजूद है तो क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। तो हर एटम चाहता है कि वो इस स्टेबिलिटी को हासिल करे, वो नोबल गैस की जो कन्फिग्रेशन है, वैलेंस शेल की जो कन्फिग्रेशन है वो हासिल करे। तो नोबल गैस को हटा के ग्रुप 8A को हटाकर ग्रुप 1A 2A, ठीक है, डी ब्लॉक को डिस्कस नहीं कर रहे, 3A 4A 5A 6A 7A,
तो ये जो जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद है, इनकी जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। जैसे ग्रुप 1 एक एलिमेंट है, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 एक एलिमेंट है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 3 के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 4 के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 5 के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ग्रुप 6 के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 7 के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या इनकी जो सारे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे? नहीं, इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करना पड़ेगा, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आना पड़ेगा। तो वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लेकर आएंगे? तो वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाएंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके लाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करके लाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मुकम्मल करेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट क्या है, ये एटम जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, तो मतलब वो क्या पूरा करता है बेटा? ऑक्टेट पूरा करता है। ठीक है, ऑक्टेट की मीन्स होता है बेटा 8। ऑक्टेट की मीन क्या होता है बेटा? 8। तो अगर कोई एटम क्या है बेटा, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने जा रहा है, तो मतलब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने जा रहा है। ठीक है, और अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने जा रहा है, तो मतलब वो अपना डुप्लेट पूरा करने जा रहा है। ठीक है, ओके। तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपना डुप्लेट ही पूरा करने जाएगा, लेकिन जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपना क्या पूरा करने जाएगा बेटा? ऑक्टेट पूरा करने जाएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है वो नोबेल गैस से मैच नहीं करती, तो वो नोबेल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, किसी एटम या आयन के साथ कंबाइंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग की भी क्या है बेटा, आपके पास 3 टाइप्स है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा जब एटम्स आपस में कंबाइन होता है उसके नतीजे में क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल बनता है। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल बनता है, तो मिसाल के तौर पे सोचिए ये हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो मिसाल के तौर पर आगे बन गया वाटर, बन गया। क्या बन गया बेटा? वाटर बन गया। कितने मॉलिक्यूल वाटर बना? तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट किया 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, 1 मॉलिक्यूल, तो उसके लिए आपके पास बना 2 मॉलिक्यूल वाटर, 2 मॉलिक्यूल H2O बना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल तो बन गया। तो जब मॉलिक्यूल बनता है तो एक एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है। एक एटम की एनर्जी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। तो जब वो कंबाइंड होता है तो उसके नतीजे में क्या है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम की एनर्जी क्या है बेटा? कम हो जाती है। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी क्या होती है बेटा? कम हो जाती है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? स्टेबल रहता है। मॉलिक्यूल क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो हर कोई चाहता है अपनी एनर्जी को लूज़ करता है और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो इसी तरीके से NaCl है। ठीक है, तो अगर Na+ और Cl- आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो NaCl बन गया। ठीक है, कंपाउंड एक मॉलिक्यूल बन गया आपके पास। तो क्या है बेटा? जब ये भी आपस में कंबाइंड होंगे तो उसके एनर्जी में ये भी क्या है बेटा? एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो जब एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो ये क्या है बेटा? स्टेबल हो जाएंगे। तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो, तो क्या करता है? उसके लिए मॉलिक्यूल बनाता है, एनर्जी रिलीज़ करता है और नोबेल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करने की कोशिश करता है, तभी तो मॉलिक्यूल बनता है। तो नोबेल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल नहीं कर पाएगा तो मॉलिक्यूल भी नहीं बन पाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग के 3 इकसाम है। पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको आपने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आज ये देखते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो पहली बॉन्डिंग जैसे जा रहा है बेटा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है बेटा? आयनिक बॉन्ड बनता है बेटा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसका बेटा? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम क्या करेगा या आयन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा और सामने वाला जो एटम होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो आपके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनेगा। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बनेगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। तो अभी आप सीखेंगे, अभी आप रिव्यू करेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है बेटा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आज ज़रा देखते हैं किस तरीके से। तो हमारे पास मौजूद है बेटा सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम एटम मौजूद है। ठीक है, सोडियम एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। तो मतलब इसमें होते हैं बेटा 11 प्रोटॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11।
तो इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो देखें पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में इसके होंगे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसका मौजूद है। तो मैं यहाँ इसके ड्रॉ कर देता हूँ, ये वैलेंस शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्या मौजूद है बेटा यहाँ पे, तो आपके पास कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है NaCl। NaCl के दरमियान बॉन्डिंग को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो Cl तो क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 17। क्या होता है बेटा 17। ठीक है, तो 17 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में आपके पास आएगा इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है बेटा, स्टेबल नहीं है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बेटा, निकाल दे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, निकाल दे, तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके आखिरी शेल में क्या हो जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये किसकी कन्फिगरेशन हासिल कर लेगा, नोबल गैस की कन्फिगरेशन हासिल कर लेगा। तो नोबल गैस के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये भी क्या बेटा, स्टेबल हो जाएगा। सोडियम स्टेबल हो जाएगा तो जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दे। ठीक है, जब अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, ट्रांसफ़र कर दे, तो ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, क्लोरीन को ट्रांसफ़र करेगा। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको अपने नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेगा बेटा, पहले मैं इसके इलेक्ट्रॉन बना दूँ। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आखिरी शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए इसके। तो क्या है बेटा, ये सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, लूज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो जब गेन करेगा, सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +1। तो ये अब सोडियम एटम नहीं है, ये अब सोडियम आयन है। क्या है बेटा, सोडियम आयन। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये आयंस के दरमियान में भी मौजूद होती है। किसके दरमियान मौजूद है बेटा, आयंस के दरमियान। तो अब ये है बेटा सोडियम आयन। ठीक है, और साथ के साथ जब क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जब साथ के साथ इस क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ठीक है, तो जब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा बेटा, -1। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इसको मैं अलग से बना देता हूँ, ज़रा देखें। ठीक है, इसको ज़रा देखें आप इस तरीके से। तो क्या है बेटा, क्लोरीन के पास टोटल वैल्यू कितने थे, देखें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। ठीक है, तो क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ये आया सोडियम का। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आया सोडियम का, तो 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी आया तो इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस। क्या आएगा बेटा, इसके ऊपर चार्ज आएगा आपके पास माइनस। ठीक है, तो क्या है बेटा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ये आपस में क्या है बेटा, कंबाइंड हो जाएंगे। आपस में क्या है बेटा, कंबाइंड हो जाएंगे, और ये बनेगा आपके पास NaCl। क्या बनेगा बेटा, NaCl। और ये क्या है बेटा, आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपस में दो आयंस आपस में कंबाइंड हुए अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इसके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स बनी। उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार्जेस की वजह से फोर्सेस पैदा हो रही है। ठीक है, तो इसको कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की वजह से क्या है बेटा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में बॉन्ड है। ठीक है, और इस तरीके से कंपाउंड बन गया, इसका नाम है NaCl, जो हमारे किचन में भी पड़ा हुआ होता है, जिसको हम खानों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल। तो सोडियम जो है वो स्टेबल नहीं था क्योंकि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो है स्टेबल नहीं था क्योंकि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। तो इस तरीके से ये तो स्टेबल हो गया क्योंकि इसने जो कन्फिग्रेशन है वो हासिल कर लिया बेटा, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल कर ली। तो सोडियम आयन ने, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके आखिरी में बचे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस शेल में बचे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से नोबल गैस की कन्फिग्रेशन जो है वो हासिल हो गई। ठीक है, एक कंपाउंड और देख लें जो है हमारे पास मौजूद है बेटा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। तो इसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, आयनिक बॉन्डिंग। NaCl के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, आयनिक बॉन्डिंग।
तो इसलिए इसको कहेंगे बेटा आयोनिक कंपाउंड। NaCl क्या है बेटा, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 12। क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 12, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, देखिए मैग्नीशियम, तो 12 एटॉमिक नंबर है, तो 12 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में इसके आपके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आए 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, क्योंकि जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो तभी यहाँ पे देखिए मैंने इसको ब्लू से लिखा है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसको आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में बना देता हूँ यहाँ पे, आप देख लें, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, ठीक है। और मैग्नीशियम गैस 2 इलेक्ट्रॉन जायद है, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करें बेटा, ट्रांसफ़र कर दें किसी दूसरे एटम को, ठीक है, तो इसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल हो जाएगी। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा बारी बारी ऑक्सीजन को, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करनी है। तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा, जब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आएगा +2। तो ये मैग्नीशियम एटम नहीं है, अब ये मैग्नीशियम आयन है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है, तो ये अब क्या है बेटा, आयन है। तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बचे 2,8, ठीक है। तो इसको देखिए वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन इसकी हासिल हो गई, तो मैग्नीशियम आयन स्टेबल होता है, ठीक है, जबकि मैग्नीशियम एटम अनस्टेबल है क्योंकि इसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल नहीं की है। तो इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन जो एक मैग्नीशियम ने लूज़ किए हैं, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो जब इस 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या कर लेगा बेटा, गेन कर लेगा, ठीक है। तो पहले से इसके पास क्या है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, मौजूद थे। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आए सोडियम के। तो 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी आए ऑक्सीजन में, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -2। क्या आएगा बेटा, -2। तो इनके पास चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। तो इन चार्जेस की वजह से क्या होगा बेटा, ये आपस में क्या होगा बेटा, जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के दरमियान क्रिएट होंगी। तो ये आपस में मिलकर क्या है बेटा, बॉन्ड बना लेगा, और उस बॉन्ड को कहेंगे आप आयोनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा, आयोनिक बॉन्ड। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद है। तो ये बॉन्ड किस तरीके से बना बेटा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से ये बॉन्ड आपके पास बना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल देखें, वो देखते हैं बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl2। तो आइए देखें, तो Mg के आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको बताया गया अभी, तो अब ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो 282, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा। तो आपके पास देख सकते हैं बेटा Cl2 है, Cl2 है। तो देख सकते हैं आप, इधर देखें, तो हर Cl के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी हर Cl को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हर Cl को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कैसे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन है जो हासिल कैसे होंगे, ये मैग्नीशियम जो है, ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शेयर करेगा इस वाले, और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। इसको क्या शेयर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास मौजूद है, तो मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र करेगा, और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 2, 8 और 7 है, 2, 8 और 7 है, आखिरी शेल में 7, आखिरी शेल में 7। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, किस तरीके से वो लिखाएगा, Mg+2, Mg+2। और इसी तरीके से आपके पास क्या है बेटा, 2
Cl, ठीक है, 2Cl माइनस, 2Cl माइनस, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये होगा बेटा MgCl2, MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा? आयोनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से कायम होती है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनती है। तो अब देख लेते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग को। तो दूसरी बॉन्डिंग हमारे पास मौजूद है बेटा, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास बनता है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इससे पहले हमने देखा है किसकी वजह से बनता था बेटा? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो बाहिमी शेयरिंग होगी। तो अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सामने वाला भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सामने वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इनके दरमियान जो शेयरिंग होगी वो बराबरी की बुनियाद पर होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे किस तरीके से करते हैं रिप्रेजेंट। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्डिंग बनती है। तो आज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं। तो उसका एक मॉलिक्यूल हमारे मौजूद बेटा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के दरमियान जो बॉन्डिंग है इसको जो आयनिक बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोवेलेंट बॉन्ड की ज़रूरत है। कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज देखते हैं। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके दूसरा हाइड्रोजन भी होगा, उसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ऐसे ही है, ठीक है। तो आपस में दोनों कंबाइन होंगे H, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा? ये डॉट वाला, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आप जो इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल देख रहे हैं, तो ये इसका जो आपको रूल बताया किसने बताया? लुईस ने बताया। इसका तरीका किसने बताया बेटा? लुईस कंसेप्ट है, ठीक है। इसको लुईस डॉट क्रॉस मॉडल भी वो कहते हैं, लुईस डॉट क्रॉस मॉडल भी कहते हैं। तो इसकी तरीके से हम बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार हमें किसने दिया बेटा? लुईस ने दिया। तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? तो हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली, तो इधर हाइड्रोजन को क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए। इधर हाइड्रोजन क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए। तो इस हाइड्रोजन में भी क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए बाय शेयरिंग, बाय शेयरिंग, ठीक है। तो अगर आप इस हाइड्रोजन में देखिए इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस हाइड्रोजन में देखिए इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये लोग अपने क्या पूरा कर रहे हैं बेटा? डुप्लेट पूरा कर रहे हैं। तो हीलियम जैसी कन्फिग्रेशन हासिल कर रहे हैं। पहले इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या है बेटा? दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है बाय शेयरिंग, ठीक है। तो ये क्या H2 है? स्टेबल है। क्या है बेटा? स्टेबल है। जबकि ये क्या था बेटा? अनस्टेबल। ये क्या था बेटा? अनस्टेबल। तो जब हाइड्रोजन गैस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्या है बेटा? स्टेबल है, ठीक है, ओके। और फिर जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है। कैसे? ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इसको आप बनाएंगे इस तरीके से H-H। इसका मतलब है बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, समझ गए आप? ओके। तो सिंगल बॉन्ड की एक और मिसाल लिख देते हैं, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, क्लास 9 में आपने ज़रूर पढ़ी होगी, CH4 मीथेन गैस। तो मीथेन गैस में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, ठीक है, ओके। टोटल कार्बन जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है वो होती है 6, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, ठीक है। बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो हमें इन 4 इलेक्ट्रॉन से काम है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, बना दिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बॉन्डिंग में ये 4 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। तो कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद, इनको 4 इलेक्ट्रॉन और हासिल करना है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और हासिल करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 4 बॉन्ड और बनाएंगे, ठीक है। तो 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे बेटा? हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। तो ये एक हाइड्रोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एक हाइड्रोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एक हाइड्रोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये एक हाइड्रोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या है बेटा? बॉन्डिंग हमारे पास हो जाएगी। देखिए कार्बन, यहाँ बॉन्डिंग हो रही है। पहले ये देखिए बेटा, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? पूरे हो रहे हैं। तो कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, हाइड्रोजन अपना डिप्लेट पूरा कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं हाइड्रोजन के,
इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है, तो ये क्या बेटा एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो क्या है बेटा मीथेन में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा, 4 सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब बॉन्ड कौन से बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम डबल बॉन्डिंग देखें, डबल बॉन्डिंग, ठीक है, तो डबल बॉन्डिंग हम देख लेते बेटा ऑक्सीजन के दरमियान, किसके दरमियान, ऑक्सीजन के दरमियान। तो ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा आपके पास 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन बनाता हूँ मैं, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में मैं 6 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, तो इसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन को ज़रूरत है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये बॉन्डिंग के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे फराहम करेगा, शेयरिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फराहम करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक और ऑक्सीजन है O2 लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो जो सिंगल O है वो स्टेबल नहीं है, वो कंबाइन हो जाता है O2 के साथ, एनर्जी रिलीज करता है। तो एक और O2 इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए आगे फराहम करेगा। सही है, तो क्या है बेटा इसके दरमियान बॉन्डिंग होगी, इसके दरमियान क्या होगा बेटा, बॉन्डिंग। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट ही पूरा हो गया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। आप 8 इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं हर ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ ऑक्सीजन में जो बॉन्डिंग हुई वो कौन सी बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्डिंग हुई। कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ओके, इसको देख लिया। इसी तरीके एक और डबल बॉन्ड की मिसाल है, आप देख सकते हैं, वो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन सेंटर में आएगा और उसके साइड में 2 ऑक्सीजन मौजूद, उसके साइड में 2 ऑक्सीजन मौजूद होंगे। अब पहली बात, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2 है। तो देखें किस तरीके से, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इधर बनाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाता हूँ। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है, हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हर ऑक्सीजन क्या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। क्योंकि ऑक्सीजन के भी तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के भी जो है आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना आपको बात। तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उन्हें भी चाहिए होता है बाय शेयरिंग, तो ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फॉर शेयरिंग, और बाकी इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये ना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के लिए दस्तियाब है कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका देखें बेटा, इसका भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट क्या है बेटा, पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन में जो बॉन्डिंग बनी वो कौन सी बॉन्डिंग बनी बेटा, डबल बॉन्ड। और इस तरीके कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग बनी वो कौन सी बॉन्डिंग बनी बेटा, डबल बॉन्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को भी देख लेते हैं। तो इसी तरीके से जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या है बेटा, नाइट्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और एक नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग के लिए आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने साइड में ही रखेगा। ओके, एक और नाइट्रोजन है, तो उसके बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस के। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए आगे बढ़ाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को पीछे रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन का क्या है बेटा, ऑक्टेट पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से इस नाइट्रोजन का भी क्या है बेटा, ऑक्टेट पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके में बॉन्डिंग है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन में कौन सी बॉन्डिंग बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके एक और एग्जाम्पल लिखा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग की, वो है NH3 अमोनिया। ठीक है, तभी आपको बताया नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग के लिए आगे करेगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साइड में रहेंगे एज अ लोन पेयर, इसको कहते हैं बेटा लोन पेयर है ना। ठीक है,
तो 3 बॉन्डिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन के साथ करेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा बेटा, शेयर करेगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन क्या बेटा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या बेटा ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा। ओके, तो इस तरीके से क्या बेटा NH3 के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं लेकिन तीनों क्या बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तरीक़ेकार हमें दिया था बेटा लुईस ने, ठीक है, लेकिन तरीका इतना कारआमद नहीं, इसकी वजह से हमें बहुत सारी बातें मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता चल सकती, ठीक है, जो कि आगे जाके हमें क्या है पता वो पता चल चुकी हैं। जैसे कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड की लंबाई क्या है, बॉन्ड की एनर्जी क्या है, जो कंपाउंड है ये मैग्नेटिक है नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम बातें हमें पता चलेगी। इसका असल शेप क्या है, इसका असल शेप क्या है, इसका असल शेप क्या है, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग मौजूद है तो इसकी एनर्जी क्या है, इसका शेप क्या है, तमाम बातें हमें पता चलेंगी आगे जाके। तो इसको हमें समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें क्या है बेटा VBT है और क्या है हमारे पास मौजूद MOT। तो आने वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है बेटा एक स्पेशल टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की। इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था बराबरी की बुनियाद पर, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी, बल्कि उसमें क्या होगा बेटा, जो एक स्पीशी है वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी, वही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी फॉर बॉन्डिंग, जबकि जो दूसरी स्पीशी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी, ठीक है, वो कोई इलेक्ट्रॉन फराहम नहीं करेगी। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आज इसको देखते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की तीसरी टाइप जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो आपको इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड करेगा वो एक ही स्पीशी करेगी। तो आज ज़रा देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आपके पास मौजूद है बेटा NH3, क्या मौजूद है बेटा NH3, ठीक है, NH3। तो ये क्या है बेटा एक H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो होगा क्या, किसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो NH3 है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, क्या होता है बेटा एक लोन पेयर। तो वो लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा और बॉन्ड बना लेगा NH4, ये बन जाएगा अमोनियम आयन। क्या बन जाएगा बेटा अमोनियम आयन। तो आज इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चरल। आज नजर देखें तो अभी आपने सीखा कि अमोनिया की बॉन्डिंग इस तरीके से होती है N, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया के साथ, ऐसे ही है, और इसके साथ एक लोन पेयर होता है, ठीक है, इसी तरीके से होता है ना, इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो ये H+ आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये अपना डुप्लेट पूरा कर ले। क्या पूरा कर ले, अपना डुप्लेट पूरा कर ले और नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल कर ले, ठीक है। तो क्या है बेटा ये जो आपके पास नाइट्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा बेटा शेयर करेगा और ये इसको सिर्फ एक्सेप्ट करेगा बस, ठीक है। तो आए देखे क्या होता है, ऐसा नहीं कि इसको कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता था, ठीक है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो आए देखिए क्या है, तो ये जो NH इसी तरीके से मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या जब इसको ट्रांसफ़र करेगा तो इसके साथ क्या बना हुआ बेटा एरो बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा बेटा एरो। तो इसका मतलब क्या बेटा ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो, बाय एन एरो। तो ये क्या बना NH4 आयन, अमोनिया आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, NH4+। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा इसका प्लस डाल दें, ठीक है, ओके। तो यहाँ जो बॉन्डिंग बनी वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। इसी तरीके से पानी में हमारे पास मौजूद होता है बेटा हाइड्रोनियम आयन H3O। इसको कभी ना कभी आपने क्लास 9 में pH पढ़ते हुए देखा होगा, H3O हाइड्रोनियम आयन। तो आज इसको भी देख लेते हैं। तो आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो आप ये खुद बना लीजिएगा। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये ऑक्सीजन बन गया। तो ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके बाद 2 लोन पेयर मौजूद होंगे। कितने लोन पेयर मौजूद होंगे, 2 लोन पेयर मौजूद होंगे। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो टोटल 2 लोन पेयर मौजूद है बेटा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा पानी, वाटर है ना, ठीक है, पानी में मौजूद है, ठीक है।
तो पानी में क्या बेटा H प्लस आयन ही मौजूद होगा, आपके पास क्या होगा बेटा H प्लस आयन ही मौजूद होगा, क्योंकि पानी में होता है क्या बेटा H2 जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, H2 डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके पानी में H2 मौजूद होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा इस लोन पेयर को डोनेट कर देगा H प्लस को, ऑक्सीजन क्या करेगा इस लोन पेयर को H प्लस को डोनेट कर देगा और ये बना लेगा HOH, ये इसी तरीके से मौजूद है, ये इसी तरीके से मौजूद है। तो इसका एक लोन पेयर डोनेट हुआ किसको बेटा H प्लस आयन को, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास H3O बन गया, हाइड्रोनियम आयन, क्या बन गया बेटा हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूँ तो यहाँ बना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसका जनरल रिएक्शन लिखेंगे H2O रिएक्ट करेगा H प्लस आयन के साथ तो बना लेगा बेटा हाइड्रोनियम आयन, क्या बनाएगा बेटा हाइड्रोनियम आयन। तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा आप देख सकते हैं, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। तो इस तरीके 3 किस्म की बॉन्डिंग आपको समझाई है, तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में, जिसमें हम VPT MOT को पढ़ेंगे, वो सब क्या बेटा थ्योरीज ऑफ मॉडर्न कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। क्योंकि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मौजूद है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और उसकी मैग्नेटिक नेचर को। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें जो आज मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।